स्टूडेंट्स स्टडी ईच डे एज द लास्ट डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। मतलब आप अभी से हर एक दिन को इतना इंपॉर्टेंस दो, इतना क्रिटिकल समझो कि आपका ये लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन है। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप उसका 80% भी आज के डेट पे अगर लगा देते हो तो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, विद दैट नोट स्टूडेंट्स, होपिंग ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल, कीपिंग सेफ। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये बहुत ही एक इजी एंड द कैश चैप्टर है। मतलब स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में पैटर्न है 30 मार्क्स एमसीक्यू, 14 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट। जो ऑलरेडी मैं बोलता हूँ इसमें आपको कैश मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर आप सही करके आते हो तो आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। एंड रिमेनिंग 56 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है। अब रिमेनिंग 56 मार्क्स में ना अप्रॉक्स 20 मार्क्स तो ऐसा होता है जिसमें आपका स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया, आप 4-5 पॉइंट्स लिखो और आपको 4 से 5 नंबर मिल भी जाते हैं, जितने भी नंबर के हैं। और रिमेनिंग 36 मार्क्स आपका, जिसमें आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ऑफ योर प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली ये 20 मार्क्स वाला चैप्टर है। इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा और आपको वो 4 पॉइंट लिख कर आने होंगे और आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द टफनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आपको ये चैप्टर एकदम ईजी है, आसान है, समझ में आएगा, बट आपको एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये 3 टर्मिनोलॉजी को समझते हैं और उसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है? अभी तक आप ऑलरेडी ऑडिट स्ट्रैटेजी बना चुके हो। जो चैप्टर आपने 1 पढ़ा है वहाँ पे बहुत कुछ आपने देखा। जैसे आपने स्कोप डिफाइन करा, एक ऑडिट का स्कोप डिफाइन करा, नेचर क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है। आप किस एरिया का ऑडिट करोगे, बैलेंस शीट का ऑडिट करोगे, P&L का ऑडिट करोगे, बैलेंस शीट में भी किस किस एरियाज का ऑडिट करोगे मेजरली। तो ये आपने स्कोप डिफाइन करा। टाइमिंग आपने डिफाइन करा था, लेट्स से आप इंटरिम में करोगे या ईयर एंड पे करोगे, या ईयर एंड के 3 महीने बाद आप अपना ऑडिट स्टार्ट करोगे। व्हाट इज द टाइमिंग? आप डायरेक्शन देते हो, आप पूरे टीम को एक डायरेक्शन देते हो कि आपको ये टीम है और इस आपको सबको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हो कि एक मैनेजर होगा, एक पार्टनर होगा, 3 आपके सीनियर्स होंगे, फिर लेट्स से एक इंचार्ज होगा और स्टाफ अकाउंटेंट्स होंगे। तो ऐसे एक डायरेक्शन देते हो टीम को। सो ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी मेकिंग है। और स्ट्रैटेजी मेकिंग क्या होता है? एट पार्टनर लेवल होता है। मतलब इंगेजमेंट टीम के सीनियर टीम मेंबर्स करते हैं, जैसे पार्टनर्स, मैनेजर्स वगैरह मिलकर करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मॉडरेट एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, राइट। उसके बाद आपका इसमें यह भी आता है कि कौन से लेवल ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। उसके बाद आपका आएगा आपका हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ रिसोर्सेज। आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, उससे बेस्ट कैसे निकलवाना है। तो आप कैसे बेस्ट निकलवाओगे? आप राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखोगे। जहाँ पे एक्सपर्ट्स चाहिए वहाँ पे एक्सपर्ट्स को लाओगे, जहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए वहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ को रखोगे। ओके, उसके बाद आप कुछ यूज ऑफ प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, यूज ऑफ प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कुछ प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लिया था, ऐसे 220 याद करो कि इंटीग्रिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट क्या है, क्या आपके पास कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज है कि नहीं है, क्या आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई करा है आपने, इस क्लाइंट पे क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, क्या आप इंडिपेंडेंट हो। ये सब मैटर्स
आप डिटरमाइन करते हो और आप इसको स्ट्रैटेजी मेकिंग में डिस्कस करते हो, ताकि आप फर्दर जाकर आप ऑडिट प्लान बना सको। ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस होता है, सीनियर लेवल पे डिस्कस होता है, ताकि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर पार्टनर ने बोल दिया कि चलो ये स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे, अब आप जाकर प्लान बना लो। प्लान फील्ड वर्क लेवल पे होता है, डिटेल्ड लेवल पे होता है। ठीक है, तो ऐसे हुआ कि आपने एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद आप ऑडिट प्लानिंग करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, ऑडिट प्लानिंग करते हो, एंड अल्टीमेटली जाके आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। आप अल्टीमेटली जाकर क्या करते हो, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। तो आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या करा, ये होता है एट पार्टनर लेवल। ये आप नोट डाउन करोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, ताकि आप फ्यूचर में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। ये नोट डाउन करोगे तो प्लानिंग में आप क्या करते हो, एट टीम लेवल होता है ये, जो बेसिकली टीम फील्ड वर्क करती है वो होता है। और ये प्रोग्राम होता है एट इंडिविजुअल लेवल, ईच टीम मेंबर के लिए होता है ये। ठीक है, अब इसमें पार्टनर लेवल पे क्या होता है, क्या आपने करा, जैसे कि आपने नेचर देखा, स्कोप देखा, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, फिर आपने देखा कि टाइमिंग क्या होगा, आप डायरेक्शन देते हो, राइट, प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग देखते हो, आपको किस किस नेचर का रिसोर्सेज चाहिए वो भी देखते हो, कितने सीनियर्स चाहिए, कितने आर्टिकल्स चाहिए, ये सब देखते हो, नेचर ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखते हो। तो ये सब आप स्ट्रैटेजी लेवल पे करते हो। ठीक है, ये आप क्या कब करते हो, स्ट्रैटेजी लेवल पे करते हो। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्लानिंग। प्लानिंग एक बार आपका स्ट्रैटेजी हो गया तो आप टीम लेवल मैनेजर्स और सीनियर्स वगैरह मिलकर एक प्लानिंग डेवलप करते हैं। प्लानिंग में आप क्या करते हो, आप डिटरमाइन करते हो कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होगा ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप क्या क्या ऐसा प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे जिससे आप रिस्क को असेस करोगे। क्या आप इंक्वायरी परफॉर्म करोगे, क्या आप इंस्पेक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है, क्या आप ऑब्जर्वेशन करोगे, क्या नेचर होगा, कब टाइमिंग क्या होगा, कितना डिटेल्ड करोगे। सो दैट विल बी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप चाहोगे कि क्लाइंट का नॉलेज एक्वायर करो, बिना नॉलेज एक्वायर करे आप क्या प्लानिंग कर सकते हो क्या। अब आपको ऑडिट के लिए आपको खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है, तो आपको ऑडिट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कितने चैप्टर्स है, किस चैप्टर्स में कितना वॉल्यूम है, तभी तो आप डिफाइन करोगे कि आपको इस दिन में इतने चैप्टर्स करने हैं, राइट। कौन सा चैप्टर रिलेटिवली इजी है, कौन सा चैप्टर रिलेटिवली टफ टू अंडरस्टैंड है, तो ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग होगा तो तभी आप प्लानिंग कर सकते हो। तो लाइकवाइज अगर आपको किसी क्लाइंट करना है, कोई क्लाइंट का ऑडिट करना है, तो उस क्लाइंट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट हो गया। फिर आप देखते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपने एक बार रिस्क असेस कर लिया तो आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करना है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करना है, वो क्या होगा। उसके बाद आता है लेट्स से आपको कोऑर्डिनेशन करना अपने टीम में कि कौन सा एरिया कौन करेगा। तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मोर ऑफ फील्ड वर्क का प्लानिंग है और ये मोर ऑफ क्लाइंट का प्लानिंग है। क्लाइंट का पूरा ओवरऑल प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फील्ड वर्क का प्लान कर रहे हैं। और ऑडिट प्रोग्राम इज एक्चुअली नथिंग बट ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटेल्ड करना। ऑडिट प्रोसीजर्स आप क्या परफॉर्म करोगे, काइंड ऑफ चेक लिस्ट, कि आपका मैनेजर्स ने बोल दिया कि ये एरिया रेवेन्यू एरिया है, इसमें क्या क्या आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, और आप एज अ टीम मेंबर आप उस प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर लेते हो और फिर अपना वर्क पेपर्स बनाकर रिव्यू करवा देते हो। तो जैसे कि आपको रेवेन्यू बोला, तो रेवेन्यू में आपके मैनेजर्स ने बोला कट ऑफ टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, कि आपका लेट्स से रेवेन्यू करेक्ट पीरियड में तो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, इनवॉइस टेस्टिंग कर लो, पीओ देख लो, कस्टमर का ऑर्डर देख लो बेसिकली। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी देख लो,
राइट। आप बैंक डेटर और बैंक से रिको कर लो कि लेट्स से आपका सेल्स इतना हुआ, डेटर्स इतना है, तो बैंक में कितना कलेक्शंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो और ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आप रिव्यू करवा सकते हो। तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए जिसको ये एरिया एलोकेटेड है उसको वो ऑडिट प्रोग्राम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ये टीम लेवल पे हुआ, और ये पार्टनर लेवल पे होता है, बेसिकली सीनियर ऑडिट टीम मेंबर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम का फ्लो बनता है। अब आपको समझ में आएगा ईच। इंट्रोडक्शन अपन देखें। टू अंडरस्टैंड द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉर एन ऑडिट, ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। हम कैसे ड्राफ्ट कर पाएंगे ऑडिट प्रोग्राम, अंडरस्टैंड ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी एंड लर्न टू डेवलप ऑडिट प्लान एंड प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, इसे काट दो। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी होता है जिसमें आप सेट करते हो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप स्कोप डिटरमाइन कर लेते हो, टाइमिंग डिटरमाइन कर लेते हो, एंड इसको डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑडिट प्लान। आप ऑडिट प्लान डेवलप करते हो जिसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड डिटरमाइनिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसमें दो चीज़ का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, बेसिकली एंटी ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एक तो रिस्क असेस करा कि इस क्लाइंट पे कितना रिस्क है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कम रिस्क आपका कम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि कितना आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, कितना ज़्यादा प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई, टू असेस द रिस्क। ओके, एंड आफ्टर दैट एक बार आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया तो आपको कितना नेचर, कितना टाइमिंग और कितना एक्सटेंट ऑफ आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। एंड अल्टीमेटली यू गोना डेवलप ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, डिटरमाइन एग्जैक्टली द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म टू गेन द कंफर्ट ओवर द असर्शन ऑफ द ईच सिग्निफिकेंट अकाउंट एंड डिस्क्लोजर। हमने कल बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम असर्शंस को टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमने फिजिकल काउंट करा, तो फिजिकल काउंट इज नथिंग बट एन ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, फिजिकल काउंट इज नथिंग बट एन ऑडिट प्रोग्राम। अब पहले हम आते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी को देखते हैं। हम पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1.11 ऑडिट स्ट्रैटेजी। एज पर एस ए 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऐसे है जो हम इस चैप्टर में ऐसे 300 कवर करने वाले हैं। तो एज पर एस ए 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of the audit plan। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ देखा, आपने यहाँ पे दो चीज़ क्या देखा, ऑडिट स्ट्रैटेजी एक तो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ क्या करता है, ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिफाइन करने में हेल्प करता है। एंड इसी की वजह से, क्योंकि आपने स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिटरमाइन करने में हेल्प करी है, इसी की वजह से आपको गाइडेंस मिल जाता है, गाइडेंस टू डेवलप व्हाट, गाइडेंस टू डेवलप ऑडिट प्लान, गाइडेंस टू डेवलप व्हाट, गाइडेंस टू डेवलप ऑडिट प्लान। तो ये आपका हो गया ऑडिट स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपका आता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्या क्या आपको फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वाइल डेवलपिंग योर ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बस यहाँ पे हम स्टैंडर्ड और टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे, अदरवाइज हमने यहाँ पे अभी चार्ट देखा था जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, चलो जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एकदम बढ़िया से याद रखना है। तो 5 फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, एफर्ट, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज एंड एनटीई। तो ये कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने। अगर ये कीवर्ड्स याद हो गया तो आपको नीचे का पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कि तो कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसके वजह से आप स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन कर पाओ। ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन कर लो जिससे आप स्कोप को डिटरमाइन कर पाओ। तो अब एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आप क्या कर पाओगे, स्कोप को डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका स्कोप क्या है ऑफ ऑडिट। तो
इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ लोकेशंस टू बी ऑडिटेड। अब लेट्स से क्लाइंट का ऑल ओवर इंडिया, फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया उसके ब्रांचेस हैं, चाहे वेरियस लोकेशंस हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें से कौन कौन से लोकेशंस आपको ऑडिट करने हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 100% लोकेशन को ऑडिट करो, कोई छोटे मोटे लोकेशंस को आप इग्नोर भी कर सकते हो, राइट। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। आपने जो प्रीवियस ऑडिट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया कि उसका यूज करंट ईयर में क्या क्या आ सकता है। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, क्या आपको एंटरिम में भी कोई रिपोर्ट इशू करना है या फिर सिर्फ फाइनल में आपको रिपोर्ट इशू करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग ऑफ विद TCWG, मतलब आपको कितना फ्रीक्वेंटली आपको TCWG से मीटिंग करना है, ताकि आप ये डिटरमाइन कर पाओगे कि आपको कब कब आपको रेलेवेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह, रेलेवेंट रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड, क्या आपको क्या नेचर है, कैसा नेचर का ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, किस एरिया को सब्सटैंटिव परफॉर्म करना है, किस एरिया पे आपको लेट्स से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, किस एरिया पे सब्सटैंटिव एनालिटिकल परफॉर्म करना है, राइट। तो उसके बाद आपको टाइमिंग, आपका इंटरिम में ऑडिट परफॉर्म करना है या फिर सिर्फ फाइनल में जाके परफॉर्म करना है, या इंटरिम फाइनल दोनों में ऑडिट परफॉर्म करना है, और कितना डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। उसके बाद डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, कितना फ्रीक्वेंटली आप मीटिंग करोगे वो मैनेजमेंट से, वो भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा वाइल डेवलपिंग योर स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट हो गया, इसके बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, स्कोप को डिटरमाइन कर पाओगे। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट विच एनेबल्स टू डिटरमाइन इट्स स्कोप, ऐसे करके। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप असर्टेन करोगे, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। उसके बाद एफर्ट्स, ये बेसिकली पॉइंट हो गया कि आप ऐसा फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, ऐसा फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। आपको ऐसे तरीके से एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करना है ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। अब कोई क्रिटिकल एरिया तो आपको एक्सपीरियंस स्टाफ को रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जूनियर लेवल का स्टाफ को रख दिए क्रिटिकल पे, और जो रेलिवेंटली छोटा एरिया है जिसमें लेट्स से इजी एरिया है वहाँ पे आप लेट्स से सीनियर लेवल का स्टाफ को रख दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। Consider the factors that are significant in directing the engagement team efforts. Then after preliminary activities, हमने ऑलरेडी देखा preliminary activities, जैसे कि आपका आपने देखा था कि आपका इंटीग्रिटी क्या है, मैनेजमेंट और TCWG का, क्या आपके पास इनफ कॉम्पिटेंस है, कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, क्या इनिशियली किसी फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व था क्लाइंट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारे SA 220 से आ रहे हैं वो सब प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। तो कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जो आपने SA 200, SA 220, SA 210 वगैरह में जो करके आए हो उसको कंसिडर करो वाइल डेवलपिंग योर स्ट्रैटेजी, एंड असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। आपको क्या नेचर, क्या टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इस यहाँ पे रिसोर्सेज भी स्लैश में कर दो, ascertain the nature, timing and extent of resources। एंड उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, आपके ऑडिट स्ट्रैटेजी के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसमें वेरी इजी है, इसमें 4 पॉइंट याद करना है। इसमें आपको बट एक ही वर्ड याद रखोगे ना तो आपका ये टॉपिक खत्म, रिसोर्सेज। आपको बस रिसोर्सेज वर्ड याद रखना है, आपका ये टॉपिक खत्म। तो 4 पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प करता है टू एम्प्लॉय द क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। फिर आता है क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज, कितना रिसोर्सेज एम्प्लॉय करना, उसमें भी हेल्प करता है ऑडिट स्ट्रैटेजी। फिर टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, कब आप रिसोर्सेज निकाल सकते हो, कब आप रिसोर्सेज को अपन इंगेजमेंट से निकाल सकते हो, तो दैट इज टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट। एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज को मैनेज करने में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। अब नाउ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, अब जैसे हायर रिस्क एरियाज होगा तो आप क्या करोगे, एक्सपीरियंस स्टाफ को रखोगे। लो रिस्क एरियाज होगा तो आप रिलेटिवली अनएक्सपीरियंस स्टाफ को भी, न्यू रिसोर्सेज को भी रख सकते हो। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन डिप्लॉइंग द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज यूज ऑफ एक्सपीरियंस टीम मेंबर फॉर हाई रिस्क एरियाज। मतलब आप एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को हाई रिस्क एरियाज के लिए डाल सकते हो बिकॉज ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज, अब किन एरियाज में कितने रिसोर्सेज
फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री काउंट करवाना है तो कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, लेट्स से 7 लोकेशन का इन्वेंट्री काउंट करवाना है, तो आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प करेगा कि 7 लोकेशंस का में कितने कितने इन्वेंट्री जो ऑन दैट बेसिस आप लेट्स से एक लोकेशन पे 3, दूसरे लोकेशन पे 2, ऐसे करके आपने 20 रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करे। तो इससे क्या हेल्प हुआ, आपको 20 रिसोर्सेज चाहिए, इसका आपको पता चला कि आपको 20 रिसोर्सेज चाहिए, अब आप 20 रिसोर्सेज का इंतजाम कर पाओगे। Audit strategy helps in deploying the appropriate number of resources such as number of team members assigned to observe the inventory count at the material locations। ठीक है, उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपको कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, ठीक है, कब कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। तो इसमें सिर्फ डिप्लॉयमेंट मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ डालने का, दोनों बात आता है, एक तो डालने का, दूसरा निकालने का, किस पीरियड तक आपको चाहिए। ऐसा नहीं ना, आपको हो सकता है इनिशियली आपको कम रिसोर्सेज चाहिए हो, जब क्लाइंट से डेटा कम आ रहा हो, बाद में जाके जब क्लाइंट से ज़्यादा डेटा आने लगे तो आपको हो सकता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़े। तो ये भी आपको हेल्प करता है, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Audit strategy helps in determining the timing of deploying the resources such as whether at an interim audit stage or at key cut-off dates। मतलब आपको डेडलाइन के टाइम में रिसोर्सेज को डालना है या फिर आप इंटरिम स्टेज पे, प्लानिंग स्टेज पे ही डाल दोगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप ऑडिट स्ट्रैटेजी अराउंड दैट। Management of resources. Audit strategy helps in managing, directing and supervising the resources such as when team briefing and debriefing meetings are expected to held, how engagement partner and managers reviews are expected to take place। मतलब आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपने टीम मेंबर्स को बता सकते हो एज ए मैनेजर कि आपका कब टीम ब्रीफिंग होगा, डीब्रीफिंग कब होगा, आपका रिव्यूज़ वगैरह कब होने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो सब बता सकते हो थ्रू ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो उनको पता होगा कि आज हमें पूरा क्लाइंट का नॉलेज मिलेगा, ठीक है। क्लाइंट का नॉलेज मिलने के बाद फिर आपको उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, वेरियस एरियाज़ को अंडरस्टैंड करना है, देन आफ्टर आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क करना है, फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के बाद आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद आपका प्रॉपर रिव्यू होगा। सो दीज ऑल आर अंडर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका जो मेमोरी टेक्निक है मीट रिसोर्सेज, तो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं ऑडिट प्लानिंग पे। हमने देख लिया ऑडिट स्ट्रैटेजी, नाउ ऑडिट प्लानिंग। सो ऑडिट प्लानिंग हमने समझ तो लिया था कि हम उसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, हमारा नेचर, टाइमिंग ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, हम क्लाइंट का नॉलेज अक्वायर करते हैं, वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। ये क्यों चाहिए, टू कंडक्ट एन ऑडिट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में ऑडिट नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक योर एग्जाम प्रिपरेशन, आप पूरा प्लानिंग करते हो ताकि आप इफेक्टिव, एफिशिएंट रहो और टाइमली मैनर में अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओ, राइट। तो ऑडिट प्लानिंग शुड कवर फॉलोइंग, क्या क्या कवर करना चाहिए ऑडिट प्लानिंग में। तो डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल, आप कितना रिलायंस प्लेस कर सकते हो इंटरनल कंट्रोल में। अगर आप ज़्यादा रिलायंस प्लेस कर सकते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है, अगर आप कम रिलायंस प्लेस करोगे तो आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना रिलायंस प्लेस करने वाले हो इंटरनल कंट्रोल पे। डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर्स, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है उसका क्या नेचर होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, लाइक नेचर क्या होगा, टीओडी होगा, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होगा, इंटरिम में परफॉर्म करोगे या फाइनल में परफॉर्म करोगे, कितना डिटेल्ड करोगे। देन आफ्टर अक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज़ क्या क्या है, वो लेट से SAP यूज़ कर रहा है या टैली यूज़ कर रहा है, राइट। आप पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में नॉलेज लोगे, HR पॉलिसीज़ क्या है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है। देन आफ्टर उनका लेट्स के फिक्स एसेट्स परचेज करने का क्या प्रोसीजर्स है, उसके लिए आप लेट्स से वॉक थ्रू करते हो। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वॉक थ्रू वगैरह क्या होता है। एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, आप अपने टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर लेते हो कि कौन सा काम कौन करेगा, राइट। तो इसका मेमोरी टेक्निक हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग D&A, कोऑर्डिनेटिंग D&A, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क बिटवीन टीम मेंबर्स। उसके बाद डिग्री ऑफ रिलायंस, determining the nature, timing and extent of audit procedures, and A for acquiring the client's knowledge। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट नंबर 1.3, क्या प्लानिंग एक डिस्क्रीट प्रोसेस है, मतलब एक बार किया खत्म हो गया, या फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या आप अपने आप पे अप्लाई करके देखो, क्या आप प्लानिंग एक बार कर लेते हो, लेट्स से आपको एग्जामिनेशन से 6 महीने पहले आप प्लानिंग कर लिए, वो
उसके बाद आप कभी सोचते नहीं हो या फिर आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहते हो, रिविजिट करते रहते हो बेस्ड ऑन द चेंज सर्कमस्टेंसेस, कंटिन्यूसली आप प्लानिंग करते रहते हो, राइट। वैसे ये प्लानिंग ऑडिट के लिए भी एज इट इज़ है, आपको प्लानिंग कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ता है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअल एंड इरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, मतलब ये डिस्क्रीट फेज नहीं कि आप स्टार्टिंग में प्लानिंग करें फिर आप एग्जीक्यूशन तरफ चले गए फिर आपने रिपोर्टिंग कर दी, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग थ्रू आउट, आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी प्लानिंग करना है, रिपोर्टिंग के टाइम पे भी प्लानिंग करना है, बट नेचर ऑफ प्लानिंग चेंज हो जाएगा। आप पहले प्लान करते हो कि क्या क्या काम करना है, किस किस रिसोर्सेज ने क्या क्या काम करना है, फिर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप लेट्स से कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसे कैसे मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है। फिर आप रिपोर्टिंग के टाइम में प्लानिंग करते हो कि आप कैसा रिपोर्ट दोगे, आप ओपिनियन वगैरह फॉर्म करते हो। सो आप प्लानिंग तो थ्रू आउट करते हो, राइट। और एक बार ऑडिट खत्म हुआ तो वापस से नेक्स्ट ईयर का ऑडिट के लिए आप प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। It often begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of current audit engagement. आप previous audit का खत्म होने के बाद तुरंत नेक्स्ट ऑडिट के लिए स्टार्ट हो जाता है और वो ऑडिट का कंप्लीशन तक वो प्लानिंग चलता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाउएवर फॉलोइंग आर सम मैटर्स दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड बिफोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब ये कुछ पार्ट है जो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वगैरह से पहले परफॉर्म कर लेना चाहिए। दिस पार्ट ऑफ प्लानिंग, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है जो आपको इनिशियली डिटरमाइन करना लेना चाहिए रादर देन बाद में जाके। क्या है वो? डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। आपको मटीरियलिटी स्टार्टिंग में डिटरमाइन करना ताकि आप क्या कर पाओ, आप रिस्क असेसमेंट कर पाओ, आप कौन कौन से कंट्रोल्स चेक करने वो आइडेंटिफाई कर पाओ। आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का कितना एक्सटेंट होने वाला है, कौन से नेचर का सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पाओ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, आपको स्टार्टिंग में देखना है कि आपको एक्सपर्ट किन किन एरियाज में इन्वॉल्व करना है। लेट से आपको सिस्टम्स चेक करवाना है, सैप का कॉन्फ़िगरेशन चेक करवाना है तो आप आईटी को इन्वॉल्व करोगे, राइट। कोई वैल्यूएशन करवाना है तो आप ये वैल्यूअर को इन्वॉल्व करोगे। तो कौन कौन से एरियाज में आपको एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना है वो आप इनिशियली डिटरमाइन कर लो ताकि आप नेसेसरी अरेंजमेंट कर पाओ एक्सपर्ट्स के साथ। आपको एक्सपर्ट्स के साथ इंगेजमेंट इंटर करना पड़ेगा और उनको भी आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा फॉर देयर वर्क कंप्लीशन, राइट। तो आपको इनिशियली देखना है। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बेसिकली आप एक इनिशियल, और इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग एनालिटिक्स। प्लानिंग एनालिटिक्स बेसिकली आप क्या करते हो कि आप जब आपको फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला, चाहे आप इंटरिम का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हो और करेंट ईयर और लास्ट ईयर का फिगर्स को कंपेयर करते हो, और अगर जहाँ पे भी मेजर डेविएशन है ना उसमें आप फर्दर एनालाइज करते हो कि इसमें मेजर डेविएशन क्यों है, क्यों ज़्यादा मूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर और करेंट ईयर में। एंड उसमें आप फिर रिस्क एनालिसिस करते हो कि अगर जेन्यून रीज़न है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड है, अनयूजुअल है, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अंडरस्टैंडिंग द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेना है कि कौन कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो सकता है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस इस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो उसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग ले लेना है स्टार्टिंग में, ताकि आप तभी तो आप प्लान कर पाओगे अपना प्रोसीजर्स को। इसका आपका मेमोरी टेक्निक हो जाएगा MEAU, मटीरियलिटी, एक्सपर्ट्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग के, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बेनिफिट्स हैं? तो दैट इज TPA, सिलेक्शन, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। TPA, सिलेक्शन, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। TPA मतलब प्लानिंग हेल्प्स इन टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। आप इनिशियली कोई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके लिए आप प्लान डेवलप कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको ऑडिट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इनिशियली डिटरमाइन कर लेते हो कि आप ऑडिट में ज़्यादा टाइम लगाओगे, ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे। तो उससे क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन हो जाता है, आप एग्ज़ाम तक सही तरीके से प्रिपेयर कर पाते हो। तो इट प्लानिंग हेल्प्स इन व्हाट? टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। अब एज एन ऑडिटर आपको हो सकता है कि आपको लेट्स से डेरिवेटिव्स का वैल्यूएशन करने में आपको प्रॉब्लम आए कि आपके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप इनिशियली वैल्यूअर को इंगेज कर लेते हो ताकि आपको टाइमली बेसिस पे उसका वैल्यूएशन पता चल जाए, राइट। इट हेल्प्स इन प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द एंगेजमेंट, ठीक है।
एंड इट हेल्प्स इन डिवोटिंग द अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। आप रिस्क असेस कर लेते हो, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे आप ज़्यादा अटेंशन देते हो। आपने प्लानिंग एनालिटिक्स करा, आपको आपने देखा कि जहाँ पे मेजर डेविएशन है वहाँ पे आप ज़्यादा अटेंशन डिवोट करोगे, राइट। तो इट हेल्प्स इन डिवोटिंग द अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। देन आफ्टर सिलेक्शन, प्लानिंग असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। आपको पता है कि इस एरियाज में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप एक्सपीरियंस स्टाफ को लगाओगे रादर देन अनएक्सपीरियंस स्टाफ को। तो ये भी हेल्प करता है कि आप नेसेसरी स्टाफ को सेलेक्ट कर पाओ और उसको डिप्लॉय कर पाओ, राइट। डायरेक्शन, प्लानिंग फैसिलिटेट इन डायरेक्शन एंड सुपरविजन एंड द रिव्यू ऑफ द वर्क। आप उसको एक तो डायरेक्ट कर पाओगे, पता है कि आपको इस रिसोर्सेज के पास क्या क्या नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ है, उसके बेसिस पे आप उसको नेसेसरी डायरेक्शन, उसको नेसेसरी सुपरविजन कर देते हो। एंड अल्टीमेटली जब वो काम कर लेता है तो मैनेजर्स एंड पार्टनर्स उसके वर्क को रिव्यू कर लेते हैं। एंड देन आफ्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। आपने एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करे और ग्रुप ऑडिट इंगेजमेंट है। ग्रुप ऑडिट इंगेजमेंट से लेट्स से एक इंडिया में एक लेट्स से होल्डिंग कंपनी है और जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है आउटसाइड इंडिया, तो आपको वहाँ पे ग्रुप ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स होगा। तो आपको बाकी सारे एंटिटीज़ का पे जाकर क्या करना पड़ता है, आपको कंपोनेंट एज एन कंपोनेंट ऑडिटर कुछ ऑडिटर रखने पड़ते हैं ताकि वो ऑडिट करके आपको रिपोर्ट कर पाए। ठीक है, वो ऑडिट करके आपको रिपोर्ट कर पाए एंड इन उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप क्या करोगे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे और अपना खुद का रिपोर्ट के बेसिस पे आप उस कंसोलिडेशन पे रिपोर्टिंग करोगे, उस कंसोलिडेशन पे रिपोर्टिंग करोगे। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स कि क्या आपको उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करना पड़ेगा, उन सब के साथ टाइमलाइन सेट नहीं करना पड़ेगा, उन सब का कोई इश्यूज आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है तो उनको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स ने भी जो काम करा है उसको भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। देन देयर इज अ शॉर्टकट टीपीए डीएससी ऑफ इंगेजमेंट टीम। टीपीए मतलब टाइमली रिजोल्यूशन, पी फॉर प्रॉपरली आपको मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, एंड देयर इज डायरेक्शन सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, डीएससी। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, इसमें क्या आएगा, आपका नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होगा जिसमें आप रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करते हो, वो उसका नेचर क्या होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा और उसका एक्सटेंट क्या होगा, ये डिटरमाइन करते हो। एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा, ये मोर ऑफ क्या होता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर है। और आप इसे प्लस इसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर प्लस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये बात हो गया एस से 330 में ये चीज़ आता है और ये आता है ऐसे 315 में। ठीक है, ऐसे 315 में। तो यहाँ पे आप दो चीज़ नोट डाउन कर लो आपको याद रखने के लिए, एस से 315 और एस से 330। नाउ नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज चाहिए होगा, तो क्या क्या नॉलेज आपको एक्वायर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। एज पर ऐसे 315 ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट्स बिजनेस एज मेंशन्ड बिलो। आपको फॉलोइंग नॉलेज एक्वायर करना है कि क्लाइंट का इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडिया से एप्लीकेबल है। लेट्स से बैंकिंग कंपनी है तो उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिस फॉर्मेट के थ्रू उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसका इंडस्ट्री क्या है, उसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, जिस और उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या है, उसके बेसिस पे आप अपना ऑडिट को प्लान करोगे, राइट। उसके बाद नेचर ऑफ एंटिटी, क्या किस नेचर का एंटिटी है, मतलब इसमें आप देखोगे इसका ऑपरेशंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, किस चीज़ का ट्रेडिंग कर रहा है, ओनरशिप क्या है, कहाँ से पैसा लगा हुआ है, बाहर से पैसा लगा हुआ है या इंडियन ही किसी कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है, क्या इंडिविजुअल्स का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कि एमडी कौन है, एमडी का कॉम्पिटेंस क्या है, राइट, सीएफओ कौन है, सीएस है कि नहीं है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, इस एंटिटी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेड किया है, एंड द वे एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस्ड। ठीक है, एंटिटी का हायरार्की क्या है, वेरियस पोजीशंस क्या है एंटिटी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन काम करता है, उसके नीचे कौन काम करता है, तो टीसीडब्ल्यूजी लेवल पे कौन है, मैनेजमेंट लेवल पे कौन है। उसके बाद आता है एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या एंटिटी ने अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करी है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करा है कि नहीं करा है।
उसके बाद एंटिटी का ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो उसका स्ट्रैटेजी ये है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है या फिर उसका स्ट्रैटेजी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है कि रेवेन्यू में रिस्क ऑफ फ्रॉड हो, क्योंकि वो चाहेगा कि हम रेवेन्यू को इन्फ्लेट करें और वो बोगस रेवेन्यू भी दिखा सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब क्या इंडिकेटर्स है, की इंडिकेटर्स है जो एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, क्या की इंडिकेटर्स है, और वो कितने फ्रिक्वेंटली सीनियर मैनेजमेंट एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये सारे अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट के होने जरूरी हैं ताकि आप फर्दर अपना ऑडिट को प्लान कर पाओ। उसके बाद आप बताओ स्टूडेंट, क्या कोई चेंजेस टू ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रैटेजी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। आपने एक बार अपने प्लान बना लिए तो क्या आप कल को जाकर लेट से 10 दिन के लिए बीमार हो जाओगे, तो 10 दिन के लिए अगर आप बीमार हो गए तो आपको लगता नहीं आपको अपना प्लान को रिविजिट करना पड़ेगा, कि क्योंकि आपका टाइम रिड्यूस हो गया, आप जो 10 दिन में जो करने वाले थे वो कर नहीं पाए। लेट से आपको आपने सोचा कि आपको ऑडिट में उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला, बट हो सकता है बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आने लगे, आपको याद नहीं हो रहा है चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपको रिविजिट करना पड़ेगा। आपने इनिशियली ऑडिट के लिए कम टाइम रखा हुआ था, आपने रिविजिट करा और बोला कि नहीं ऑडिट को तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आपने बाद में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया, कुछ चेंज कंडीशन हो गए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, आपके आप बीमार पड़ गए, चाहे आपका कोई भी ऐसा इवेंट हो गया, घर में कोई फंक्शंस आ गए जिसके वजह से आपने अपना प्लान को फॉलो नहीं कर पाए, तो आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो सिमिलर है ऑडिट में भी, आपको सिमिलर वे में इसे भी पढ़ना है। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब आपने ऑडिट प्लान को अगर चेंज कराना तो स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने प्लान तो स्ट्रैटेजी के विद इन ही रह के बनाया था ना, अब आपने का प्लान ही स्ट्रैटेजी के बाहर जाने लगा तो आपको स्ट्रैटेजी को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स चेंज कंडीशन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब आपने लिस्ट से इनिशियली आपने सोचा था कि कंट्रोल्स आपके स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है, बट आपने जब एक्चुअली में प्रोसीजर्स परफॉर्म करा तो आपको पता चला नहीं मैनेजमेंट के कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें तो फ्लॉज हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपको वापस से रिविजिट करके आपको देखना पड़ेगा कि इसमें तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है, आपको अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट इंक्रीज करना पड़ सकता है। तो आपको क्या पता चला, बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ चेंज कंडीशन मिला, आपको लेट से आपको लगा कि किसी एरियाज में मैनेजमेंट आराम से इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट जब आपने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मांगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, राइट। आप सोच रहे थे कि आप कैश एंड बैंक के लिए कॉन्फर्मेशन भेज दोगे, आपने प्लानिंग तो कर ली कि कॉन्फर्मेशन भेज दोगे, बट बाद में जाकर आपको मैनेजमेंट कॉन्फर्मेशन देने से कॉन्फर्मेशन फ्लोट करने से मना कर दिया, तो भी आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ सकता है, राइट। For example, audit evidence obtained through the performance of substantive procedures may contradict with the audit evidence obtained through test of details। आपने जब substantive procedures perform करा तो जो आपने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके आपने जो कंक्लूजन रीच करा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है substantive procedures, तो इन दैट केस यू नीड टू रिविजिट your test of control का conclusion and you might need to increase the nature timing and extent of what further audit procedures based on the revised consideration of assessed risk। आपने वापस से रिस्क को असेस करा, ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर को नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। एंड देन आफ्टर वी हैव पॉइंट नंबर 8, फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। जब आप डायरेक्ट करते हो चाहे सुपरवाइज करते हो एंगेजमेंट टीम को, तो उस टाइम पे क्या क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत ही ईजी है कि आपका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी क्या है। अगर कोई बड़ा साइज है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो आपको एंगेजमेंट टीम को ज़्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा, ज़्यादा सुपरवाइज करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे उनका वर्क को मॉनिटर करना पड़ेगा, हो सकता है उनको कंसल्टेशन ज़्यादा चाहिए हो, ठीक है। और कोई छोटू सा एंटिटी हो तो उसमें हो सकता है एंगेजमेंट टीम आराम से वर्क परफॉर्म कर ले विदाउट एनी गाइडेंस। एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, लेट्स से हो सकता है रिवेन्यू में आपको ज़्यादा सुपरविजन करना पड़े, बट हो सकता है आपको कैश एंड बैंक के लिए, क्योंकि रिलेटिवली कैश एंड बैंक ईजी होता है, क्योंकि आपने इसमें BRS चेक करा, कन्फर्मेशन फ्लोट करे, आपका भी कैश एंड बैंक खत्म। बट रेवेन्यू में आपको हो सकता है कट ऑफ वगैरह टेस्टिंग करना पड़े, कोई आपका रेशियो एनालिसिस वगैरह करना पड़े, आपको मंथ ऑन मंथ परफॉर्म करना पड़े, आपको कैश बैंक से रिको करना पड़े, उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा सुपरवाइज करना पड़े। असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट,
अगर अगर किसी एरिया पे ज़्यादा रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट है, उस एरिया पे आप चाहोगे कि इंगेजमेंट टीम को सतर्क रहने के लिए बोलो, अच्छे से डायरेक्शन दो, अच्छे से सुपरवाइज करो, ठीक है, और उनके काम को भी अच्छे से रिव्यू करोगे। कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंगेजमेंट टीम। अब सिंपल सी बात है ना स्टूडेंट, अगर कोई इंगेजमेंट टीम ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उसे डायरेक्शन कम भी दोगे, सुपरवाइज कम भी करोगे तो चलेगा, बट कोई रिलेटिवली फ्रेशर है, उसे ज़्यादा डायरेक्शन एंड सुपरविजन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था जो कि आप याद कर सकते हो। एंड देन आफ्टर वी हैव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी। आपने जो भी ऑडिट प्लान बनाया, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाया, अपने माइंड में नहीं रखना है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है कि कल को आके कोई भी एक्सटर्नल रिव्यूअर चाहे कि आपका क्या स्ट्रैटेजी था, क्या प्लान था, क्या आपने एक्चुअली में स्ट्रैटेजी या प्लान बनाया भी था कि नहीं था, तो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंटेशन इन बिग फोर्स ना ऐसे नहीं होता है कि आपका पेपर पेन लिया और रख लिया, इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है। एंड वन ऑफ द सॉफ्टवेयर नेम इज ई ऑडिट। ई ऑडिट बोलकर सॉफ्टवेयर होता है, उसमें प्रॉपर स्क्रीन्स बने होते हैं। प्लानिंग के लिए एक स्क्रीन बना रहा है, प्री इंगेजमेंट के लिए एक स्क्रीन बना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए स्क्रीन्स बने हुए हैं, रिपोर्टिंग के लिए स्क्रीन्स बने हुए हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारे सब स्क्रीन्स होते हैं, और उसमें प्रॉपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आपने कौन कौन से रिसोर्स को डिप्लॉय करा है, उसके डेजिग्नेशंस क्या हैं, कौन है इंचार्ज, कौन है मैनेजर, सब कुछ आपको वहाँ पर पूरा स्पेल आउट करने पड़ते हैं कि आपने कोई एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करा है क्या, आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क को यूज़ कर रहे हो क्या। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं वो सॉफ्टवेयर में। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको 3 चीज़ करना है, क्या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को आपको डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट प्लान को करना है, और कोई सिग्निफिकेंट चेंज करा है तो उसे भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो लेट्स रीड आउट। रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस कंसिडर नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट। आपने क्या क्या की डिसीजंस लिया ओवरऑल स्ट्रैटेजी में टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट। उसके बाद ऑडिट प्लान में आप क्या करोगे, 2 चीज़, NTE 315 और 330 याद रखना, NTE ऑफ RAP रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये आपको ऑडिट प्लान में डॉक्यूमेंट करना है। और आपको सिग्निफिकेंट चेंज, एनी सिग्निफिकेंट चेंज मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और द प्लान एंड द रीजन फॉर सच चेंजेस। कुछ आपने चेंजेस करा है तो वो डॉक्यूमेंट करो, और उसका रीजन क्या है, क्यों आपने चेंज करा है, वो भी डॉक्यूमेंट करो, राइट। एंड अल्टीमेटली वी हैव फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान। आपको ओवरऑल प्लान बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को देखना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका मेमोरी टेक्निक है MCD ईतास। तो ये है पहला कि सेटिंग ऑफ मटीरियलिटी लेवल फॉर ऑडिट पर्पस। आपको जब ऑडिट प्लान बना रहे हो ना, ओवरऑल ऑडिट प्लान बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको ये फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको मटीरियलिटी लेवल सेट करना है। मटीरियलिटी लेवल सेट करने के लिए क्या क्या आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या बेंचमार्क होंगे, क्या परसेंटेज होंगे। तो सेटिंग ऑफ मटीरियलिटी लेवल फॉर ऑडिट पर्पस। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड पॉइंट। उसके बाद कितना डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस करना है, आपने अकाउंटिंग सिस्टम पे कितना डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस करना है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, क्या कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा क्या। उसके बाद टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट एंड एनी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, आपको उसी टर्म्स के विद इन ही रह के आप अपना ऑडिट प्लान बना सकते हो, उसके बाहर जाके आप ऑडिट प्लान नहीं बना सकते हो। एंड कोई आपकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वगैरह है जो आपको कोई लॉ रेगुलेशंस वगैरह के थ्रू आता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऊपर एप्लीकेबल लॉज एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट एंड द चेंजेस इफ एनी, कोई क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट ने अडॉप्ट करा है और उसमें क्या कुछ चेंजेस है क्या। एंड देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज। तो ये सारे आपके पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान होने चाहिए व्हाइल यू आर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। तो हमने ऑडिट प्लान भी यहाँ पे खत्म कर लिया। ऑडिट प्लान को फटाफट एक बार देखते हैं। तो आपने देखा कि आप पहले सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो, उसके बाद आ जाते हो आप ऑडिट प्लान में, एंड फिर आप एग्जीक्यूशन के स्टेज में करते हो ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान को बोलते हैं प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज हो जाता है। ऑडिट प्लानिंग में आपने क्या करा, आप इफिशिएंट, इफेक्टिव और टाइमली मैनर में ऑडिट करने के लिए आप करते हो ऑडिट प्लान। इसमें आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग DNA कि आप कितना आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वर्क टू बी परफॉर्म्ड, उसके बाद डिग्री ऑफ रिलायंस, डिग्री ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड आपको क्लाइंट का नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है।
उसके बाद आपने देखा कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, कोई डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है। आपका एक ऑडिट खत्म होता है, उसके बाद जब दूसरा ऑडिट स्टार्ट होता है तो उसी के साथ आपका प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है टिल द कंप्लीशन। उसमें आपने देखा फिर आपको कुछ कुछ काम ड्यूरिंग द प्लानिंग कर लेना पड़ता है, मतलब कुछ कुछ काम आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले कर लेना पड़ता है। जैसे आपका मटीरियलिटी लेवल सेट करना है, आपको एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है, प्लानिंग एनालिटिक्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी। अब आप देखोगे ना, जो हमने सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल डेवलपिंग द ऑडिट प्लान, वो आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट नंबर 1.2 प्लस कॉन्सेप्ट नंबर 1.3 को अगर आप मर्ज कर दोगे ना तो आपका वो वाला पॉइंट बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको सेपरेटली याद रखना है, आप 1.2 और 1.3 को अगर मर्ज कर दो तो आपका वो वाला पॉइंट बन जाएगा, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1.10। आप लिख लो यहाँ पे 1.2 प्लस 1.3। देखो ना, एक्सपर्ट्स आ गया, टर्म्स ऑफ एप्लीकेबल लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आ गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गया, ठीक है, मटीरियलिटी आ गया, कोऑर्डिनेटिंग आ गया, डिग्री ऑफ रिलायंस आ गया। तो ये सब आपका आ रहा है। उसके बाद आता है कि बेनिफिट्स क्या है, आपको टाइमली रिजोल्यूशन में हेल्प करता है कि आप कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली रिजॉल्व कर दो। अटेंशन डिवोट करने में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसमें आप ज़्यादा अटेंशन डिवोट कर पाते हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो पाता है, मैनेज्ड वे में ऑडिट परफॉर्म हो पाता है, ठीक है, डायरेक्शन कर पाते हो, सुपरविजन कर पाते हो एंड आप कोऑर्डिनेट भी कर पाते हो। देन आफ्टर आपको ऑब्टेन करना पड़ता है क्लाइंट का नॉलेज। एंड हमने देखा तो ऑडिट प्लान मतलब होता है ऐसे 315 एंड ऐसे 330, मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ FAP एंड RAP। और आपका क्लाइंट का नॉलेज में आप क्या क्या ऑब्टेन करते हो, आप क्लाइंट का इंडस्ट्री वगैरह, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह क्या क्या है वो, और क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसका नॉलेज ऑब्टेन करते हो। उसके बाद आप देखते हो नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, उसका ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे मेंटेन करा है, उसका ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है। देन आफ्टर चेंजेस क्या हो सकता है ऑडिट प्लान या स्ट्रेटेजी में, द आंसर इज यस। आपका कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, चेंज कंडीशन है, चाहे आपने जब सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा तो आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि वो अगर इन्फॉर्मेशन पहले मिला होता ना तो आप लेट्स से हायर रिस्क असेस करते, चाहे लेट्स से आप ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते। इन दैट केस यू नीड टू मॉडिफाई योर ऑडिट प्लान। अब जब आप एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन दे रहे हो, सुपरविजन दे रहे हो, तो आपको क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आपका एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, उनके कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज़ क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी क्या है, राइट, आपका एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है। तो ये वेरी कॉमन पॉइंट था। डॉक्यूमेंट आपको 3 चीज़ करना है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, आपको ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करना है, एंड अल्टीमेटली कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो उसे भी आपको डॉक्यूमेंट कर लेना है। एंड फैक्टर्स हमने बोल ही दिया कि आपको उसे कॉन्सेप्ट नंबर 1.2 और कॉन्सेप्ट नंबर 1.3 को मिला दो तो आपका फैक्टर्स बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ हमारा ऑडिट प्लान भी खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट नंबर 1.14, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। सो बेसिकली हमारा ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान में क्या रिलेशनशिप होता है हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक घर बनता है, ठीक है, एक घर बनता है तो क्या होता है, पहले आप लैंड परचेज होता है, और उसका फिर नक्शा बनता है जिसको आप लेट से बोल दो डायग्राम चाहे मैप बोल दो, ठीक है, ये होता है, इसको बोल दो आप स्ट्रैटेजी। आपने एक स्ट्रैटेजी बना लिया लैंड खरीद कर, मतलब एक क्लाइंट लाकर आपने एक नक्शा वक्शा बनाकर एक स्ट्रैटेजी बना दिया कि अब घर आगे बनना कैसे है, ठीक है। ये क्या होता है, ये टॉप लेवल पे होता है, ये पार्टनर्स लेवल पे होता है, जैसे इसमें ऐसे नॉर्मली भी सीनियर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो वैसे ही ये भी पार्टनर्स मैनेजर्स लेवल पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे लगते हैं पिलर्स, ठीक है, पिलर्स और कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्स लगते हैं। इससे आप बोलोगे प्लानिंग, आप इसके बेसिस पे जो पूरा घर का स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करेगा, राइट। पूरा घर का स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर पिलर्स पे, इस पर्टिकुलर जो वॉल्स है उस पर डिपेंड करेगा, बेस बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका प्लानिंग। तो आपने क्या देखा, जो प्लानिंग होता है वो मोर डिटेल्ड होता है स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी में आपने तो क्या करा, एक लैंड परचेज करा, उसका मैप बनवा दिया कि आपको घर कैसा बनवाना है, तो आपने वहाँ पे क्या करा, एक स्कोप, एक दायरा सेट कर दिया,
कब घर बनना है वो डिसाइड कर दिया और डायरेक्शन दे दिया, एक नक्शा बनाकर, एक मैप बनाकर क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दिया आपने। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। वैसे जब आपने प्लानिंग करी तो वो डिटेल्ड वे में करे, आपने एक ग्राउंड लेवल पर जाकर करी, ठीक है। तो इसमें आपने पिलर्स एंड इंपॉर्टेंट वॉल्स देखा, और फिर बाद में जब आपके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में जब आप अपने रूम्स बनाते हो, किचन्स बनाते हो, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह बनाते हो, जो भी प्रॉपर आप फिनिशिंग वगैरह देते हो, दैट इज फिनिशिंग एंड एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया आपका ऑडिट प्रोग्राम। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे कि एक आपने स्कोप सेट करा, फिर आपने एक बेस बनाया, और उसके ऊपर आपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करा। तो ये तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये एक तीनों क्या होता है, इक्वल इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ऑडिट होता है। नाउ इसी के को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो आपने क्या बोला, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज चेंज इन वन वुड रिजल्ट इनटू चेंज इन अदर। आप अगर स्ट्रैटेजी में चेंज करोगे तो प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा, प्लानिंग में चेंज करोगे तो आपको स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ सकता है। मतलब आपने लैंड का साइज रिड्यूस कर दिया कल को जाकर, तो आपको प्लानिंग में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आंसर इज यस, करना पड़ेगा। आपने लैंड का साइज इंक्रीज कर दिया, फिर भी आपको प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि ये लैंड के बियॉन्ड एक पिलर डाल दो, तो भी आपको लैंड का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर ऑडिट प्लान। ऑफकोर्स आपका ये जो एग्जाम्पल है उससे समझ में आता है, और हमने जो इनिशियली भी क्लासेस में डिस्कस करा है उससे भी आपको पता है कि आप स्ट्रैटेजी पहले बनाते हो, सीनियर लेवल पे बनाते हो, राइट। द ऑडिट प्लान कंटेन्स मोर डिटेल्स देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। आपके इसमें ज़्यादा प्लान होता है, ज़्यादा डिटेल होता है। द ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। मतलब आपने एक जो मैप डेवलप करा था उससे क्या करा, आपने नेसेसरी पिलर्स, नेसेसरी वॉल्स, चाहे नेसेसरी बेस बिल्डिंग कर पाए। तो आपको क्या एक गाइडलाइन सेट कर दिया, आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी ने गाइडलाइन सेट कर दिया। उसके बाद आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिशेस द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड देयर बाय वर्क्स एज अ बेसिस फॉर डेवलपिंग द डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। Detailed audit plan would include the nature, timing and extent of audit procedures so as to obtain sufficient and appropriate audit evidence। आपने यहाँ पे nature, timing and extent of audit procedures define कर देते कहाँ, audit plan में, राइट। स्ट्रैटेजी में आप स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट करते हो, बट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कहाँ डिटरमाइन करते हो, आप ऑडिट प्लान में डिटरमाइन करते हो। इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, आप AR एंड EPR इंटर रिलेटेड, AP क्या होता है, ज़्यादा डिटेल होता है, ए अकाउंटिंग, ये ऑडिट स्ट्रैटेजीज गाइडलाइन फॉर AP एंड ऑडिटिंग strategy sets scope, timing and direction, and audit plan sets nature, timing and extent of for audit evidence, for obtaining audit evidence। तो ये आपका मेमोरी टेक्निक हो गया, राइट। उसके बाद आता है बच्चे ऑडिट प्रोग्राम। क्या आता है, ऑडिट प्रोग्राम। अब इसको समझते हैं। अब आप जाते हो ऑडिट करने, बैलेंस शीट लेट से आपने उठाया ऑडिट करने के लिए, इसमें बहुत सारे कैप्शंस आ रहे थे। इसमें आया आपका फिक्स एसेट्स आया, इसमें बच्चे आया आपका इन्वेंट्री आया, कैश एंड बैंक आया, तो यहाँ पे टोटल एसेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका लायबिलिटी स्टार्ट होता है। अब आपका इस सब का कुछ कुछ अमाउंट्स हैं। आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी भी बना लिया, ऑडिट प्लान भी कर लिया, ठीक है। आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिटरमाइन कर लिया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिटरमाइन कर लिया। अब आपको एक्चुअल काम क्या करना है, एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करना है, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो अब आपको याद हो तो हमने बोला था कि ईच अकाउंट के साथ एक रिलेटेड क्या होता है, रिलेटेड असर्सन होता है। रिलेटेड क्या होता है, रिलेटेड असर्शंस होते हैं, मतलब मैनेजमेंट का दावा। अब जैसे इन्वेंट्री के साथ रिलेटेड असर्शन क्या हो सकते हैं, CEAVOP, ठीक है, CEABOP।
अब आपको ये सारे असर्शंस को चेक करने हैं। अगर आप इन्वेंट्री का नंबर को चेक करना चाहते हो ना कि इसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, तो आपको रिलेटेड असर्शन को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिलेटेड असर्शन को चेक करना पड़ेगा। तो अब जब सी को चेक करने गए तो आपने बोला कि आप इन्वेंट्री का लिस्टिंग को मैच इन्वेंट्री लिस्टिंग विथ जनरल लेजर। आपने देखा कि जो लिस्टिंग का जो अमाउंट है, जो डिटेल्ड लिस्टिंग का अमाउंट है, वो आपका बैलेंस शीट का अमाउंट से टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या कर लिया? कुछ कट ऑफ टेस्टिंग कर लिया, कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, जो आपने देख लिया कि आपका इन्वेंट्री सही पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं है। उसके बाद आपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या करा? फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कर लिया एग्जिस्टेंस के लिए। फिर आपने एक्यूरेसी के लिए क्या करा? एक्यूरेसी के लिए क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल, चाहे लेट से वेरिफिकेशन आपने कर लिया, मतलब आपने इन्वेंट्री के इनवॉइसेस वगैरह चाहे परचेज ऑर्डर वगैरह चेक कर लिए। ठीक है। वैल्यूएशन के लिए आपने देख लिया AS2 का कंप्लायंस, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद राइट्स ऑब्लिगेशंस के लिए अगेन आपने TOD वगैरह करे थे कि कंपनी के नाम पे इनवॉइसेस वगैरह है या नहीं है। एंड प्रेजेंटेशन के लिए आपने फाइनेंशियल्स चेक कर लिया कि एज पर एप्लीकेबल FRF है कि नहीं, FRF में जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्या, वो आपने चेक कर लिया। ये सारे प्रोसीजर्स आपको दिए गए। ठीक है। अब ऑडिट जब होता है तो लेट से मैनेजर है, उसके अंदर एक इंचार्ज है जो ये ऑडिट को लीड करेगा टीम लेवल पे। इंचार्ज के अंदर वेरियस स्टाफ्स हैं, वेरियस लेवल के, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्टिकल्स हैं, वो स्टाफ्स हैं। अब मिस्टर ए का लेट से आर्टिकल है, मिस्टर ए का आर्टिकल है, उसको दिया गया, इंचार्ज ने बोला तुम जाके इन्वेंट्री का ऑडिट कर दो। अब इन्वेंट्री का ऑडिट कर दो सिर्फ बोल देने से नहीं होगा ना, इन्वेंट्री का ऑडिट में क्या क्या चेक करना है वो भी इंचार्ज उसे बताएगा, वो भी इंचार्ज इसको बताएगा। तो इंचार्ज ने ये बोला कि ये 6 बातें चेक कर दो, ये 6 बातें चेक कर दो। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे ऑडिट प्रोग्राम। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे ऑडिट प्रोग्राम। अब ये अगर 6 बात चेक कर लिया मतलब इसका ऑडिट हो गया। ये पहला मैच करेगा, ये चेक कर लिया, इसे टिक लगा दिया। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लेगा, टिक लगा देगा। TOD कर लिया, टिक लगा दिया। AS2 का कंप्लायंस चेक कर लिया, टिक लगा दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अब देखते हैं इसका टेक्स्ट को। ये आप नोट डाउन कर लेना, अगर आपने नोट डाउन नहीं करा है तो इसको पहले पॉज करके नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। अब आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, अगर विदाउट ये एग्जाम्पल कराता तो आपको समझ में नहीं आता शायद। इट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर फॉर अचीविंग एन ऑडिट। मतलब आपने डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क बनाया ना, आपने स्टेप्स बताए कि ये 6 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तभी हम अपना इन्वेंट्री का ऑडिट कर पाएंगे। तो ये हर एक कैप्शन के लिए होगा, ये हर एक कैप्शन के लिए होगा। उसके बाद इट इज कंप्राइज्ड ऑफ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स विच द ऑडिटर प्लान्स टू अप्लाई इन द गिवन ऑडिट फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। इसमें आपने क्या वेरियस प्रोसीजर्स बताए जो ऑडिटर अप्लाई करेगा। उसके बाद आता है इट नॉट ओनली कंस्टिट्यूट्स द प्लान ऑफ वर्क बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑडिट वर्क। ये सिर्फ प्लान ऑफ वर्क नहीं बताता है, ये ऑल्सो एक बेसिस परफॉर्म करता है ताकि आप सुपरविजन कंट्रोल कर पाओ। अब आपने जैसे इसने सीनियर ने यहाँ पे आपको मिस्टर ए को क्या दिया? मिस्टर ए को ये 6 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने दिए। अब टाइम पर जाके मतलब 1 हफ्ते के बाद जाकर इंचार्ज पूछ सकता है ना कि तुम्हारा वर्क का स्टेटस बताओ। तो वो वर्क का स्टेटस में बोल सकता है ना कि मैंने ये 3 पे काम कर लिया, ये 3 पे काम करना बचा रहता है। तो आपने क्या करा? सुपरविजन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इट शुड बी सफिशिएंट इन डिटेल टू सर्व एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिट स्टाफ। तो मतलब ये एकदम डिटेल्ड वे में होना चाहिए ताकि आपको ये जो मिस्टर ए है उसे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये एज अ इंस्ट्रक्शन काम करना चाहिए, एज अ इंस्ट्रक्शन काम करना चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट नंबर 1.16 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। आपने भी जो 6 पॉइंट्स बनाया उसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ये बोल रहा है बी विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट।
बी विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। आप करने गए हो ऑडिट, बट आपने प्रोसीजर्स ऐसे डिफाइन कर लिए जो आपके स्कोप में नहीं है। जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीजर डिफाइन कर लिए, आपने बोला आप डायरेक्टर का मोबाइल फोन चेक करोगे, तो इज दैट राइट? द आंसर इज नो। तो आपको अपने स्कोप में रह के काम करना है। Determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary assurance। मतलब आपको ऐसा प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको बेस्ट अवेलेबल एविडेंस मिल सके। मतलब एक कोई क्लाइंट है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप जाके बोल रहे हो स्टाफ को कि फिजिकल वेरिफिकेशन करो, तो इज दैट राइट? आपको ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जिससे बेस्ट अवेलेबल ऑडिट एविडेंस मिल सके। Only apply those technique and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose should be applied। मतलब जो आपको ऐसे टेक्निक्स लगाने हैं जो आपको आपके पर्पस को अचीव करने में हेल्प करे, बेसिकली जो आपको असर्शन को टेस्ट करने में अचीव करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंप्लीटनेस के लिए बोल रहे हो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। कभी भी आप इन्वेंट्री का कंप्लीटनेस फिजिकल वेरिफिकेशन करके नहीं चेक कर सकते। आपको कंप्लीटनेस के लिए कट ऑफ करना पड़ेगा, SLGL रिको करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो वैल्यूएशन के लिए AS2 के बदले आप बोल रहे हो कि GL से मैच कर लो, द आंसर इज नो। आपको अप्रोप्रिएट लगाना पड़ेगा जो आपको पर्टिकुलर असर्शन के लिए अप्रोप्रिएट हो। उसके बाद बोलता है कंसिडरेशन फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। मतलब आपको जिस असर्शन में आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर असर्शन में, एग्जिस्टेंस वाले असर्शन में फ्रॉड का पॉसिबिलिटी की इन्वेंट्री वगैरह चोरी हो सकता है, तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्ड परफॉर्म करना है, ज़्यादा सैंपल्स वगैरह चेक करोगे, ज़्यादा डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। उसके बाद करना है कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम। मतलब आप रिलेटेड आइटम को कोऑर्डिनेट करो, जैसे परचेज और क्रेडिटर को लिंक करो, क्योंकि आपका जब भी परचेज होगा तो एक तो परचेज होगा, अगर कैश में परचेज नहीं हुआ तो दूसरा क्रेडिटर होगा, दूसरा आप डेटर और सेल्स को लिंक कर सकते हो, एक्सपेंस और पेबल को लिंक कर सकते हो, एक्सपेंसेस एंड ट्रेड पेबल वगैरह को लिंक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप रिलेटेड आइटम्स को साथ में ऑडिट करो, जोड़कर ऑडिट करो, तभी आपको एक कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ठीक है, ये मेमोरी टेक्निक है, आप देख लेना। एंड देन वी आफ्टर दिस वी हैव कॉन्सेप्ट नंबर 1.17 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। अब समझो कि क्या आप ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करते हो तो क्या आपको गाइडेंस नहीं मिलती है? मिस्टर ए को गाइडेंस नहीं मिली तो इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द वर्क टू बी कैरिड। मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है उसे पता चल गया, अब वो शांति से बैठकर वो 6 प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा, ऑडिट खत्म। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल स्टाफ। आपने क्या करा, आपने 6 एरियाज करने थे, 6 एरियाज के आपने ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करे और डिफरेंट स्टाफ्स को असाइन कर दिए, उनसे साइन करवा लिया। ठीक है, उनसे साइन करवा लिया, चाहे ओवर द मेल एक्सेप्ट करवा लिया। अब क्या हो गया कि आपने रिकॉर्ड में आपने वर्क को असाइन कर दिया। अब कल को किसी भी काम में कमी आती है, चाहे कोई काम इनकम्प्लीट रह जाता तो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क कैन बी रिव्यूड बाय द ऑडिट मैनेजर्स और द पार्टनर्स। अब क्या होगा कि कभी जाकर किसी मैनेजर चाहे पार्टनर को क्या करना है, स्टेटस रिव्यू करना है, तो वो क्या बोलेगा कि वो उठाएगा बैलेंस शीट। कैसे होता है, वो बैलेंस शीट उठाएगा। अब बैलेंस शीट का बोलेगा कि इस बताओ फिक्स एसेट्स में क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, उसका क्या स्टेटस है। तो आपने बोला फिक्स एसेट्स में ये 5 प्रोसीजर परफॉर्म करने थे, इसमें से 4 हो गए, 1 बचे। फिर बोला चलो इन्वेंट्री का बताओ, तो इन्वेंट्री में 6 प्रोसीजर परफॉर्म करने थे, इसमें से 3 हो गए, 3 बचते हैं। फिर बोलेगा चलो कैश एंड बैंक का बताओ। तो ऐसे आप स्टेटस बता सकते हो ताकि आप रेगुलर मॉनिटरिंग कर पाओ कि क्या आप डिले चल रहे हो, क्या आपका सिचुएशन सही है। ठीक है, कि क्लाइंट से डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ मॉनिटर करने में हेल्प करता है। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आर एलिमिनेटेड। आप एक ही काम 2 अलग अलग स्टाफ को नहीं एलोकेट करोगे बिकॉज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। चांसेस ऑफ ओवर लुकिंग एन इंपॉर्टेंट एरियाज, क्योंकि आपने क्या कह रहा है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाया, ईच कैप्शन जो भी आपके स्कोप में कैप्शंस थे उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइन कर दिया। तो जो चांसेस ऑफ ओवर लुकिंग, कोई पर्टिकुलर एरिया आप नहीं चेक करोगे, उसका चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। एंड देन आफ्टर एविडेंस ऑफ वर्क डन इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो ईच प्रोसीजर्स के अगेंस्ट, ईच असर्शन के अगेंस्ट आप बोलते हो आपने क्या चेक करा और ये ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, तो आपके लिए ऑडिट एविडेंस गैदर करने में भी ईजी होता है। अब इसमें बताओ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है।
आप खुद एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि आपने मिस्टर ए को बोल दिया कि आप सिर्फ ये 6 प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, सिर्फ 6 प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, तो आपने कहीं ना कहीं उसके माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा, वो 6 प्रोसीजर समझे ना समझे वो 6 प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, आ जाएगा और दे देगा, सबमिट कर देगा। ठीक है, वो क्लाइंट प्लेस पे जाएगा, सोचेगा जल्दी से जल्दी ये 6 प्रोसीजर खत्म हो ताकि मैं निकलूँ, राइट। तो आपने उसका स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। द ऑडिट वर्क टेंस टू बी मोनोटोनस अनलेस इस स्टेप आर क्लियर। पहला पॉइंट तो ये, मतलब आपका वर्क मोनोटोनस हो जाता है कि अगर आपने ईच स्टेप को क्लियर नहीं हुआ तो उसे जो ऑडिट स्टाफ है उसे कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस स्टेप पर्टिकुलर स्टेप में क्या करना है। ठीक है, द ऑडिट वर्क मे बी पार्सली accomplished but may give an impression of the complete if the program does not record the evidence of performing the work। मतलब आपने बोला आपने 3 ही स्टेप पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करा है और आपको लेट्स से इंचार्ज ने आकर पूछा कि आपने इन्वेंट्री पे काम कर लिया, तो आपने बोल दिया हाँ। ठीक है, बट आपने रिकॉर्ड नहीं करा कि इन्वेंट्री पे क्या क्या काम करा है, आपने बोल दिया कि हाँ मैंने काम कर लिया है, चलो ये 3 चीज़ तो काम कर लिया है, बट आपने रिकॉर्ड नहीं परफॉर्म करा। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका ये 3 चीज़ तो बचता रहता है ना। ये 3 चीज़ पे आपने प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करा, फिर भी आपने क्या बोल दिया अपने सीनियर को कि हाँ मैंने इन्वेंट्री पे काम कर लिया, और जब आपने पूछा, जब बाद में जाकर वो पूछते कि क्या काम करा है, तो सिर्फ आप ये 3 दिखा देते हो, राइट। अगर आप प्रॉपर नोट डाउन करोगे कि ये सी का ये काम था, ई का ये काम था, ए का ये काम था, तो आपको ट्रैकिंग करने में ईजी होता है। If audit program is not tailored as per the client business, then it may fail to serve the intended purpose। ठीक है, आप अगर ऑडिट प्रोग्राम को क्लाइंट के पर्पस के हिसाब से, ऑडिट प्रोग्राम को क्लाइंट के पर्पस या क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से टेलर नहीं करते हो, तो आपका पर्पस फेल हो जाएगा। क्यों, आपको हर एक बिजनेस के लिए आपको इंडिविजुअल टाइप का ऑडिट प्रोग्राम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लेट से कोई रेंटिंग बिजनेस में है, रेंटिंग बिजनेस में और उसका रेवेन्यू टेस्ट करना है, रेंटिंग बिजनेस में उसका रेवेन्यू टेस्ट करना है, और उसका रेवेन्यू किस चीज़ पे आता है, बेस्ड ऑन लैंड का पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर के बेसिस पे उसका रेंट आता है। तो आप इस पे प्रोसीजर क्या लगा सकते हो, सीधा सीधा आप लॉजिक टेस्ट कर सकते हो कि टोटल आपने कितना, लेट से 10,000 स्क्वायर मीटर आपने रेंट दिया है, फर्दर लेट डाउन किया है, और आपका पर जो स्क्वायर मीटर पे जो रेंट आता है 5 रुपये आता है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो ना 50,000 रुपये इसका रेवेन्यू है। ठीक है, इसका 50,000 रुपये रेवेन्यू है। बट लेट से एक कोई कंपनी जो सेल्स ऑफ गुड्स में है, जिसने हजारों करोड़ों डिफरेंट मॉडल्स के प्रोडक्ट्स बेचे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, आप सैम्पलिंग करोगे और इन्वॉइसेस चेक करोगे। तो आपको कंपनी बिजनेस टू बिजनेस आपका ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट होना चाहिए। एंड क्लाइंट स्टाफ मे बी अवेयर ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड दे मे डू मैनिपुलेशन। अब क्लाइंट को पता चल जाए कि ऑडिटर आएगा तो ये सिर्फ 6 प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है, तो क्लाइंट का स्टाफ क्या हो जाएगा, वो अवेयर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो अवेयर हो जाएगा, और क्या करेगा, वो फिर जो अगर फ्रॉड या एरर करना होगा, चाहे बेसिकली कोई इंटेंशनल एरर करना होगा, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए करेगा ताकि इस प्रोसीजर के थ्रू वो पकड़ा ना जाए। उसके बाद हमने ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। मतलब एक ऑडिट प्रोग्राम आप हर एक बिजनेस के लिए नहीं लगा सकते हो, आपको बिजनेस टू बिजनेस अपने ऑडिट प्रोग्राम्स चेंज करने पड़ेंगे। तो यही है कि इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिट असाइनमेंट्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। बिजनेस में वेरी इन नेचर एंड साइज एंड कॉम्पोजिशन, मतलब आपका बिजनेस वेरी कर सकता है नेचर, साइज, कॉम्पोजिशंस में। वर्क विच इज सुटेबल टू वन बिजनेस मे नॉट बी सुटेबल टू अदर्स। हमने देखा कि अभी लॉजिक टेस्ट और इनवॉइस टेस्टिंग, मतलब एक में लॉजिक टेस्ट एप्लीकेबल था, दूसरे में आपने इनवॉइस टेस्टिंग करा। Efficiency and operation of internal control and the exact nature of service to be rendered by the auditor differs from assignment to assignment। मतलब आपका जो ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो सकता है, एक कंपनी में इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो तो आप क्या करोगे, आपका जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है उसमें आप कम परफॉर्म करोगे। दूसरा कोई बिजनेस है जिसमें इंटरनल कंट्रोल रिलेटिवली वीक है, तो आप उसमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिटेल करोगे, तो आप अपना ऑडिट प्रोग्राम भी डिटेल्ड बनाओगे, राइट। तो ये भी आपको देखना है कि आप हर एक बिजनेस के लिए आप एक ऑडिट प्रोग्राम एक नहीं बनाकर चल सकते, आपको सर्कमस्टांसेस वाइज ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर आता है डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। आप डेवलप कैसे करोगे ऑडिट प्रोग्राम को, ठीक है, आपको क्या
कैसे डेवलप करना है ऑडिट प्रोग्राम को, इसमें 4 बातें आते हैं। तो रिटन ऑडिट प्रोग्राम, तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपका ऑडिट प्रोग्राम रिटन हो, ताकि आपको मिस्टर ए को आपने रिटन दे दिया और वो फिर उसके अगेंस्ट टिक लगा कर आ गया कि हाँ ये 6 हमें काम मिला था, हमने ये 6 काम कर लिया। तो ऑडिट प्रोग्राम शुड सेट अ रिटन प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान। तो आपको जो ऑडिट प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ताकि आप वो ऑडिट प्लान को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाओ। फिर ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंस, मतलब इट शुड डिवाइन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली आपका रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ठीक है। ओपिनियन फॉर्म करना, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या करना है, आपको ईच असर्शंस पे कंफर्ट लेना है। अब ईच असर्शंस पे कंफर्ट कर लेने के लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, वो ऑडिट प्रोग्राम शुड सेट आउट। It should define the audit objective for each area and should have sufficient details to serve as a set of instruction to the assistants involved। जो भी नीचे वाला स्टाफ है उसके लिए एक sufficient instructions होने चाहिए। फिर reliance on internal control, auditor should determine the extent of reliance to be placed on the internal control। मतलब कितना आप reliance place कर सकते हो वो determine करना चाहिए। अगर higher the reliance over internal control, लेस डिटेल्ड एपी इज रिक्वायर्ड। समझ रहे हो, अगर आप ज़्यादा रिलायंस प्लेस कर रहे हो तो आप लेस डिटेल भी डिटरमाइन कर सकते हो, आप कम रिलायंस प्लेस कर रहे हो तो आपको ऑडिट प्रोग्राम ज़्यादा डिटेल बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद टाइमिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो दैट शुड आइडेंटिफाई आप कब परफॉर्म करोगे वो पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर को। इट शैल डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर दो ऑडिट प्रोग्राम, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ऑडिट प्रोग्राम शैल डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जैसे कि आपका इन्वेंट्री काउंट सिर्फ ईयर एंड पे हो सकता है, बट आपका सैम्पलिंग टेस्टिंग आप हो सकता है आप 6 महीने का सैंपल्स एक बार कर लो और फिर रिमेनिंग 6 महीने का एक बार जाकर कर लो, ठीक है। तो ये टाइमिंग हो सकता है इंटरिम और फाइनल दोनों पे कर लो, बट आप फिजिकल काउंट तो सिर्फ 31 मार्च को ही करोगे। तो आपका ऑडिट प्रोग्राम शुड डिफाइन दैट पर्टिकुलर टाइमिंग। तो यहाँ पे आपका ऑडिट प्रोग्राम खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन वी विल जंप इनटू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मटीरियलिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 1.20 ऐसे 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। इसके लिए मैंने एक चार्ट डेवलप करा हुआ है जो कि आप फटाफट नोट डाउन करोगे। आप पॉज करो, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। अगर ये चार्ट आपने समझ लिया तो आपका ये मटीरियलिटी का स्टैंडर्ड्स आपका बाएं हाथ का खेल है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मटीरियलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बेसिस पे ओपिनियन डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, ऐसे 320 है मटीरियलिटी। अब बोलते हैं मटीरियलिटी क्या होता है। मटीरियलिटी को आप लेमैन्स लैंग्वेज में समझो। ठीक है, यहाँ पे आपका लेट्स से एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स हैं, और यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, आपका 0 है। थोड़ा ग्राफ थोड़ा आपको उल्टा लगेगा, बट आप समझोगे क्यों है ऐसा उल्टा। यहाँ पे लेट्स से 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चांसेस ऑफ लूजिंग मार्क्स इज बेस्ड ऑन व्हाट, आप कितना गलतियां करोगे आप एग्जाम में। मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशन, इसको आप बोल सकते हो मिस्टेक इन एग्जामिनेशन, मिस स्टेटमेंट, उसको आप क्या बोल सकते हो, मिस स्टेटमेंट इन एग्जामिनेशन स्लैश मिस स्टेटमेंट इन एग्जामिनेशन। हम टेक्निकल वर्ड ज़्यादा अपने माउथ पे रखेंगे, माइंड में रखेंगे, ताकि आपको वो याद रहे। तो मिस स्टेटमेंट इन एग्जामिनेशन, जितना
ज़्यादा होगा आपका नंबर वैसे रिड्यूस होते जाएगा। तो ये जो बता रहा है कितना ज़्यादा मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो बता रहा है वो बता रहा है कितना ज़्यादा आपका मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ आपके लिए मिस स्टेटमेंट कब मटीरियल हो जाएगा, आपके लिए मिस स्टेटमेंट कब मटीरियल हो जाएगा, जब आपने सोचा कि आपको ऑडिट में मिनिमम मार्क्स क्या लाना है। आपने सोचा ऑडिट में आपको मिनिमम मार्क्स लाना है 40, या आपने सोच लिया 50 मार्क्स लाना है। तो जो भी आपने मिनिमम लेवल सोचा, ठीक है, आपने जो भी मिनिमम लेवल सोचा, अगर उससे ज़्यादा मिस स्टेटमेंट हो जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ये मिस्टेक आपके लिए क्या हो जाएगा, मटीरियल हो जाएगा। आपके डिसीजंस चेंज हो जाएंगे, आपको इम्पैक्ट करेगा, आपको ये आपको अटेम्प्ट लगा सकता है इसके कारण। तो ये क्या है, तो अगर ये लेवल ये क्रॉस होता है तो इसको क्या बोल दोगे आप, मटीरियल बोल दोगे। मतलब आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब आपको लगता है इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए था, और आपके लिए इस लेवल के बिलो है, इस लेवल के बिलो है, तो ये क्या होगा, मिसस्टेटमेंट तो अभी भी है, गलतियां तो अभी भी है, दैट इज नॉट मटीरियल। गलती तो अभी भी है बट मटीरियल नहीं है। तो ऐसे बच्चे आपको मटीरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना है, मतलब ये जो लेवल है, जो 40 नंबर का लेवल है, इसी को क्या बोलेंगे, मटीरियलिटी। तो वैसे ही होता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, वो भी बोलती है कि ठीक है एक लेवल तक गलती होगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो चल जाएगा, बट उस गलती, उस लेवल से ज़्यादा गलती हो गई तो उसे हम बोलेंगे मटीरियल, ठीक है, उसे बोलेंगे मटीरियल। अब आते हैं इस चीज़ को समझते हैं। स्टूडेंट्स आप देखो स्क्रीन में, स्टूडेंट्स मटीरियलिटी या तो आपको एफआरएफ से डिटरमाइन होगा। मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन होगा, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर एफआरएफ में नहीं दिया हुआ है, अगर आपके एफआरएफ में नहीं दिया हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऐसा मिस स्टेटमेंट या ऐसा ओमिशन दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट या ऐसा कोई ओमिशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस मिस स्टेटमेंट, उस ओमिशन को आप बोलोगे मटीरियल। ठीक है, आप ये भी देखोगे कि कॉमन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ यूजर क्या है, कॉमन यूजर्स को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा नंबर्स चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे क्या मटीरियलिटी। उसके बाद साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, कितना साइज है और क्या नेचर है, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। क्वांटिटी एंड क्वालिटी इसको भी हम समझेंगे एक बार। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, एंड कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको स्पेसिफिकली उसे देखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। जैसे कि आपका शेड्यूल 3 फॉलो करना है, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अगर आपको फॉलो करना है, ये आपका लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर आपको फॉलो करना है, तो ये डिस्पाइट डिस्पाइट इसमें नंबर्स का कोई भी एरर नहीं हो, आप इन्वेंट्री कुछ भी दिखा रहे हो, इन्वेंट्री एज इट इज दिखा रहे हो, फिक्स एसेट्स एज इट इज दिखा रहे हो, फिक्स एसेट्स में कोई गलतियां नहीं, बट आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया, आपने फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो नहीं करा सही से, तो भी ये क्या हो जाएगा, मटीरियल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला था दो चीज, साइज एंड नेचर। साइज क्या होता है बच्चे, अमाउंट जो हमने अभी देखा, और नेचर क्या होता है, ये क्वालिटी से रिलेट करता है। नेचर रिलेट्स टू क्वालिटेटिव थिंग्स। अब क्वालिटी जैसे कि, अब अगर आपका मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब आपका गोइंग कंसर्न पे मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, तो एस ए 570 बोलता है आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है, मतलब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ता है। तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों देते हो, क्योंकि ये डिस्क्लोजर आपके लिए मटीरियल था, दो कोई नंबर्स में एरर नहीं है, एक डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, जिसके कारण आपके इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट हो सकता है। कोई अगर वो डिस्क्लोजर दिया रहता ना, तो कोई कंपनी का शेयर्स नहीं खरीदता। सो दैट्स वाई ये डिस्क्लोजर देना इंपॉर्टेंट है, एंड ये मटीरियल है। नाउ अगर साइज
बोले तो वो अमाउंट से रिलेट करता है, साइज बोलना से अमाउंट से रिलेट करता है। और ये अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कोई बेंचमार्क, परसेंटेज ऑफ कोई बेंचमार्क डिटरमाइन किया जाता है। वो बेंचमार्क क्या हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नेट एसेट्स, रेवेन्यू, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई भी बेंचमार्क हो सकता है। लेट्स से आपका कंपनी का प्रॉफिट है 10,000 करोड़, तो आपने मान लिया कि हम मटीरियलिटी इसका लेंगे, एम बोल देते प्यार से, 1% ऑफ बेंचमार्क दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि 100 करोड़ का मेरा मटीरियलिटी है, कि मतलब 100 करोड़ तक अगर गलती है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 100 करोड़ से जैसे एक्सीड करेगी मैं अपना ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि ये मटीरियल होगी। ठीक है, क्योंकि ये मटीरियल होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अब ये बेंचमार्क आप कैसे चूज करते हो कि कौन से बेंचमार्क आपने अप्लाई करना चाहिए, तो ये बेंचमार्क डिटरमाइन होगा कि आपका आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर यूजर फोकस, जहां पे यूजर टेंड्स टू फोकस। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बनाना, तो उसका यूजर्स क्या देखेगा, उसका प्रॉफिट देखेगा। कोई रेवेन्यू ओरिएंटेड कंपनी तो उसका रेवेन्यू देखेगा। कोई कंपनी लिक्विडेशंस में जा रही है तो उसके लिए यूजर्स क्या देखेंगे, उसके नेट एसेट्स देखेंगे, राइट। उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कितना डेट फाइनेंस्ड है, कितना आपका इक्विटी है, राइट। अगर ज़्यादा डेट फाइनेंस्ड है तो आपको मटीरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बोरिंग्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, लेट्स से अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ओवर द ईयर्स, तो आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है सुटेबल बेंचमार्क ना हो, आपको दूसरा बेंचमार्क लेना पड़े। तो जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा वो बेंचमार्क अनसुटेबल हो जाता है। तो आपको ऐसा बेंचमार्क लेना है जो वोलाटाइल कम हो। उसके बाद नेचर ऑफ एंटिटी, ठीक है, किस लाइफ साइकिल में, लेट्स से आपका कोई कंपनी है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, वो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह नहीं कमाया है, तो उसके लिए अगर आपने रेवेन्यू चाहे प्रॉफिट को बेंचमार्क ले लिया तो क्या वो गलत नहीं होगा? आपको लगता नहीं उसका नेट एसेट वगैरह ले लेना चाहिए? वैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके बेसिस पे आप बेंचमार्क डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ एक तो मटीरियलिटी हो गया, ठीक है, मटीरियलिटी हो गया। अब बताओ बच्चे कि आपने एक ऑडिट करा जिसका मटीरियलिटी अभी आपने देखा 100 करोड़ है। आपने इसमें 3 सिनेरियो अज्यूम करते हैं, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। मिस स्टेटमेंट जो आपने आइडेंटिफाई करे, पहला केस में आपने आइडेंटिफाई करा 40 करोड़, ठीक है। दूसरा केस में आपने आइडेंटिफाई करा 80 करोड़, और तीसरा केस में आपने आइडेंटिफाई करा 110 करोड़, ठीक है। अब आप बताओ प्राइमा फेशिया बच्चे, प्राइमा फेशिया बच्चे, आप बताओ कि क्या किस किस केस में आप ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे, किस किस केस में आप ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे? तो आपका आंसर होगा सर हम इस केस में ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि हमारा मिसस्टेटमेंट जो है ना वो 100 करोड़ से एक्सीड करता है, वो मिसस्टेटमेंट हमारा 100 करोड़ से एक्सीड करता है, तो आप इसमें ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे। बट आप बोलोगे कि ये 2 केसेस में आपका ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा क्योंकि आपका मिसस्टेटमेंट जो है 100 करोड़ से नीचे। बट मेरा एक क्वेश्चन और है बच्चे, ये तो आपका डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, ये तो आपका क्या है, डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। बट क्योंकि आप ऑडिट सैम्पलिंग पे करते हो, 100% चेकिंग नहीं कर पाते हो, तो हो सकता है ना बच्चे कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह जाए, कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट रह जाए। तो हो सकता है ना बच्चे कि मैं लेट्स से ये 80 करोड़ है, 100 करोड़ के काफ़ी करीब है, तो हो सकता है जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो 30 करोड़ का हो, जो हमें पता ही नहीं चला। तो दोनों को ऐड कर देते तो मेरा 110 करोड़ हो जाता, तो आप ओपिनियन मॉडिफाई कर देते। तो उसलिए एक कॉन्सेप्ट आया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। फिर कॉन्सेप्ट आया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अगेन कुछ पोर्शन होता है, कुछ परसेंटेज होता है ऑफ मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फॉर एग्जांपल आप बोल देते हो कि 75% ऑफ मटीरियलिटी, आपको लगता है कि जो अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट है वो कम है तो आप 75% कर लो। आपको लगता है जो अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट है वो ज़्यादा है तो आप 65% ऑफ एम कर सकते हो।
तो ऐसे गाइडेंसेस होते हैं कि आपका लेट से उसको बोलते हैं एग्रीगेशन रिस्क, मतलब एग्रीगेट में जो डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसका क्या चांसेस है कि वो मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को एक्सीड करे, उसको क्या बोलते हैं एग्रीगेशन रिस्क। तो अगर आपका एग्रीगेशन रिस्क हाई है तो आप 65% ले लिए, एग्रीगेशन रिस्क लो है तो आप 75% ले लिए। तो ये है प्रोफेशनल जजमेंट, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है, ये है प्रोफेशनल जजमेंट। अब इस केस में बच्चे अज्यूम करते हैं कि हमने 75% लिया और आपने पीएम डिटरमाइन किया 75 करोड़, आपने पीएम डिटरमाइन करा, अब 75 करोड़। अब आप बच्चे बोलो, अब आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब आप तो बोलोगे सर ये एम से तो लो है बट ये पीएम को एक्सीड कर रहा है, ग्रेटर देन पीएम है, लेस देन एम है, ये तो एम से ग्रेटर हो गया, ये क्या है लेस देन पीएम भी है और लेस देन एम भी है। इस केस में तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, कोई इशू नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो। बट इस केस में ना बच्चे आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो और फिर देखो जो आपका अनडिटेक्टेड स्टेटमेंट है वो क्या मटेरियल हो सकता है, उसको एक्यूमुलेट करके क्या वो मटेरियल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको इस केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। ये चाहो तो आप एग्जांपल को नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये चार्ट में भी आप देख सकते हो कि आपका क्या होता है मटीरियलिटी, परसेंटेज ऑफ मटीरियलिटी इक्वल्स टू परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये क्या होता है लोअर देन मटीरियलिटी होता है, ये लोअर देन मटीरियलिटी होता है। क्यों होता है लोअर देन मटीरियलिटी? ताकि आपका जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है दोनों का ऐड करके, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब बच्चे बोलो कि आप मटीरियलिटी कब डिटरमाइन करते हो? आप प्लानिंग में ही डिटरमाइन कर लेते हो मटीरियलिटी को और टाइम टाइम पे आप उसे रीअसेस करते हो, जैसे जैसे आपका लगता है बेंचमार्क चेंज हो रहा है तो आप उसे रीअसेस करते हो। बट आपका यूज़ 3 स्टेज पे आता है, ये 3 स्टेज पे यूज़ आता है आपका, प्लानिंग में भी यूज़ आता है, एग्जीक्यूशन में भी यूज़ आता है और रिपोर्टिंग में भी यूज़ आता है। प्लानिंग में क्या यूज़ आता है इसका? आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब डिटरमाइन करते हो तो आपका मटीरियलिटी का यूज़ आता है। एग्जीक्यूशन में आप क्या करते हो? आप इवेल्युएट करते हो ना, अभी आपने इवेल्युएट किया था ना, इवेल्युएट द डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो इस केस में आपको एग्जीक्यूशन में आता है। और रिपोर्टिंग आपने एग्रीगेट में लेकर आप एक ओपिनियन परफॉर्म करें कि आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है या अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, तो ये फॉर्मिंग द ओपिनियन में भी हेल्प करता है। तो यही मोटा मोटा आपका अपार्ट फ्रॉम बारिंग 1 और 2 कॉन्सेप्ट्स आपका यही है मटीरियलिटी ऐसे 320। ठीक है, होप आपने ये चार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फटाफट बुक से देख लेते हैं। बोला मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिटरमाइंड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इफ द एफआरएफ डज नॉट डिफाइन देन इट शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है? मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। साइज और नेचर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स क्या है, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप डिटरमाइन करते हो मटीरियलिटी को कब? प्लानिंग स्टेज में डिटरमाइन करते हो और बाद में जाके रीअसेस करते हो, बाद में जाके रीअसेस करते हो। तो मटीरियलिटी मतलब क्या होता है? फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए क्या होता है? ऑडिटर शैल अप्लाई द परसेंटेज और क्राइटेरिया ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। आपको एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क जो हो सकता है नेट एसेट, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कुछ भी हो सकता है, उस पर आप परसेंटेज लगाओगे, क्राइटेरिया लगाओगे। अब वो बेंचमार्क कैसे डिटरमाइन करेंगे? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द बेंचमार्क। ठीक है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल डिटरमाइनिंग द बेंचमार्क। वो बच्चे कैसे होगा आपको देखना है। द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, द एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का आइटम लेना है, P&L का आइटम लेना है। द आइटम्स ऑन विच अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड्स टू बी फोकस्ड। कैसे आइटम में, ऐसे आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें यूजर का फोकस रहता है, उस आइटम को आप एज अ बेंचमार्क ले सकते हो। उसके बाद नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, वेयर द एंटिटी इज इन लाइफ साइकिल। हमने बोला था कि अगर कोई नया एंटिटी है उसके जो अगर रेवेन्यू अभी आज तक जनरेट ही नहीं किया, उसके लिए रेवेन्यू बेंचमार्क लेना सही नहीं रहेगा।
एंड द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। आप कौन से इंडस्ट्री में, कौन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कितना डेट फाइनेंस है, कितना ओनर का इक्विटी है, उसमें भी आपको डिपेंड करता है कौन सा बेंचमार्क लोगे। और रिलेटिव वोलेटिलिटी, अगर आपका बेंचमार्क ज़्यादा वोलेटाइल है तो आप उसको इग्नोर करोगे, आप स्टेबल बेंचमार्क को लोगे। फिर आता है बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होगा, लोअर देन मटीरियलिटी होगा, वही है। तो बेसिकली द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट द लेस देन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वो लेस देन मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल होगा, टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल। आपको एक चांसेस रिड्यूस करना है एट लो लेवल दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब आपका जो चांस है, जो आपका अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो एक्सीड कर जाए मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वैसे चांसेस को आपको वेरी एक्सेप्टेबली एट लो लेवल रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन करते हो। हमने एग्जांपल ऑफ बेंचमार्क है, ये आप रीड आउट कर सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीअसेसिंग द मटीरियलिटी। मतलब अगर आपका बेंचमार्क फ्यूचर में जाकर चेंज हो जाता है, कोई अच्छा नया इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन इनिशियली आपको मिलता तो आप कोई डिफरेंट अमाउंट ऑफ मटीरियलिटी डिटरमाइन करते, तो आप उस मटीरियलिटी को रीअसेस करोगे। आप देखोगे कि आपको नया परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन करना है, क्या आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिवाइज करना है, वो भी आपको देखना पड़ेगा ऑफकोर्स। So in the event of becoming aware of information that would have caused auditor to have determined the different amount of materiality initially, auditor shall revise the materiality for the financial statement as a whole and if required for the particular classes of transactions, account balances और disclosures। ठीक है, अगर आपको इनिशियली वो इन्फॉर्मेशन मिलता, अगर इनिशियली मिलता तो आप डिफरेंट मटेरियलिटी डिटरमाइन करते, तो आपको वापस से, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिला है तो आपको वापस से मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द लोअर मटीरियलिटी, अगर हायर मटीरियलिटी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हायर मटीरियलिटी में कोई दिक्कत नहीं, बट आपने लोअर मटीरियलिटी हो गया, मतलब आपका 100 करोड़ से 90 करोड़ हो गया, 60 करोड़ हो गया, तब आपके लिए दिक्कत की घंटी बज गई। that the materiality, lower materiality than the that initially determined is appropriate, then the auditor shall determine whether it is necessary to revise the performance materiality and whether the nature, timing and extent of further audit procedures remains appropriate। आपको देखना पड़ेगा कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है क्या वो अप्रोप्रिएट है, और जो आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो भी क्या रिवाइज करनी पड़ेंगी। फिर आता है आपका यूसेस ऑफ मटेरियलिटी, हमने देख ही लिया है 3 स्टेज पे, प्लानिंग स्टेज पे, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग पे, एंटी ऑफ आरएपी, एंटी ऑफ एफएपी एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एज पर एस 450 एंड वाइल फॉर्मिंग द ओपिनियन। ये 3 स्टेज में आपको मटेरियलिटी का काम आता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी ऑन ऑडिट रिस्क। ये हम स्टूडेंट्स, हम जब ऑडिट रिस्क पढ़ेंगे डिटेल में तब हम इसे देखते हैं, क्योंकि अभी आपको समझाऊंगा तो आप ऑडिट रिस्क को उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे जब वो चैप्टर को पढ़ने के बाद रिलेट कर पाओगे। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है। तो इसे बात के लिए रख देते हैं एंड फॉर श्योर हम देखने वाले हैं। अब लास्ट 2 टॉपिक बचा है, मटीरियलिटी लेवल फॉर और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। आप मटीरियलिटी लेवल ना कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, चाहे अकाउंट बैलेंसेस, चाहे डिस्क्लोजर्स वगैरह के लिए ना एक डिफरेंट मटीरियलिटी लेवल भी सेट कर सकते हो। डिफरेंट मटीरियलिटी, एक तो आपने कॉमन मटीरियलिटी सेट करा, एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मटीरियलिटी जो कि लोअर होगा, जो आपने जनरल मटीरियलिटी सेट करा उससे लोअर आप क्या सेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस वगैरह के लिए। फैक्टर्स दैट में इंडिकेट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स फॉर विच मिस स्टेटमेंट्स ऑफ अ लेसर अमाउंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है क्या मोर अमाउंट पे आप हो सकता है, नहीं, मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट देन द मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब आपका कोई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स को, लेट्स से आपने एक मटेरियलिटी डिटरमाइन करा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जिसमें आप फिक्स एसेट्स कवर कर रहे हो, कैश एंड बैंक कवर कर रहे हो, इक्विटी कवर कर रहे हो, बोरिंग्स कवर कर रहे हो, ठीक है, अदर लाइबिलिटी कवर कर रहे हो, सब कुछ कवर कर रहे हो, रेवेन्यू कवर कर रहे हो, बट आपने बोला कि इन्वेंट्री के लिए ना, इन्वेंट्री के लिए एक डिफरेंट अमाउंट जो कि लोअर होगा। लेट्स से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एम डिटरमाइन किया 100 करोड़, बट आपने बोला कि इन्वेंट्री के लिए ना 80 करोड़ का भी मिस स्टेटमेंट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा, तो आप इस पर्टिकुलर
अकाउंट बैलेंसेस, चाहे कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की लोअर मटेरियलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो यही बात बोला है। जैसे कि आपका व्हेन लॉ और रेगुलेशन और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अफेक्ट्स द यूजर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स, द की डिस्क्लोजर्स इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसको एक कोई पर्टिकुलर डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बाकी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोजर ना भी हो तो चलेगा, बट उस पर्टिकुलर एंटिटी, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर हो जाता है, ठीक है। इन जनरल दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, बट उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर हो जाता है। एंड वेदर द अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे अगर एंटिटी का फोकस है, यूजर्स का अटेंशन फोकस है, तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए आपको मटीरियलिटी और ध्यान से डिटरमाइन करना चाहिए, और बेसिकली आप लोअर मटीरियलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो आपने क्या समझा कि आपका मटीरियलिटी लोअर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल भी हो सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, जब आपके लिए लेट से कोई पर्टिकुलर डिस्क्लोजर हो, चाहे पर्टिकुलर आपको नोट्स देना पड़े फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ बिजनेस, ठीक है। कोई पर्टिकुलर आपका एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ज़्यादा क्रिटिकल है, जहाँ पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फोकस रहता है, तो उसके लिए आप हो सकता है लोअर मटेरियलिटी डिटरमाइन करो। उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपने काम किया है, मटेरियलिटी डिटरमाइन करा, तो उसको डॉक्यूमेंट भी करोगे। क्या आप डॉक्यूमेंट करोगे? मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल डिटरमाइन डॉक्यूमेंट करोगे। फिर आपने कोई लोअर मटेरियलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस या अकाउंट बैलेंसेस डिस्क्लोजर डिटरमाइन किया, तो वो भी डॉक्यूमेंट करोगे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करा है, वो भी डॉक्यूमेंट करोगे। और तीनों में कोई भी रिवीजन करा है आपने, रीअसेसमेंट करा है, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। इसी के साथ आपका खत्म होता है चैप्टर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।